नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और ये सितंबर का महीना शिव जी, ये बड़ा क्रूशियल महीना है। इस देश की राजनीति के लिए एक बहुत ज्यादा क्रूशियल महीना है। और क्यों है सितंबर का महीना? कुछ दिनों बाद जो सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत 17 दिनों के विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं शिव जी। 17 दिनों के, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड। और वो जो इसमें अमेरिका में किस तरह के आरएसएस पर बैन लगाने की बात हो रही है, ये तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही है। बड़ा हंगामा होगा उस कार्यक्रम में। मुझे लग रहा है कि अमेरिका में जहां कार्यक्रम होगा, हो सकता है कि वहां हंगामेदार स्थिति पैदा हो जाए। देखते हैं कि वहां अमेरिका में शांतिपूर्ण तरीके से उनकी यात्रा निपट पाती कि नहीं निपट पाती। लेकिन वो तो 17 दिनों के दौरे पर चले गए, और यहाँ मोलभाव करने की जिम्मेदारी उन्होंने भावी सरसंघचालक नंबर 2 जो है वो दत्तात्रेय होसबोले को दे दी है। अब दत्तात्रेय होसबोले कई चीजों में फंसे हुए हैं। उनको अपने लोगों को बचाना है, तो अब अपने लोगों को जिनको उनको बचाना है वो भागवत साहब बचा पाएंगे। तो दत्तात्रेय होसबोले जी जान से जुट गए हैं। आरएसएस ने एक तरह से नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा ये लगभग चुन लिया है। और आरएसएस ने जिसको नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी चुन लिया है, वो फटाफट अपने सारे कामकाज निपटाने में लगा हुआ है। युद्ध स्तर पर अपने कामकाज निपटाने पर लगा हुआ है। और इस बात का इशारा किसी और ने नहीं किया है। आरएसएस का मुख्यालय जिस नागपुर की धरती पर है, उसी नागपुर की धरती से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री, बहुत ही असहज है पिछले कुछ महीनों से, नितिन गडकरी ने कर दिया है। लेकिन नितिन गडकरी के इस खुलासे ने मोदी शाह के खेमे में एक तरह से हड़कंप मचा दिया है। और नितिन गडकरी का ये खुलासा, इसने राजनाथ सिंह की नींद उड़ा दी है। इसने इस देश के सबसे बड़े राज्य जो 80 लोकसभा सांसद भेजता है, उस उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। तो संघ की पसंद क्या है, संघ की वो पसंद कर क्या रहा है, क्या गुजराती लॉबी अब नरेंद्र मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जो आरएसएस ने चुन लिया है उसको शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री बनने देगी, और नितिन गडकरी ने कौन सा इशारा कर दिया है, ये तमाम चीजें एक एक करके हम इस स्टोरी में बताएंगे शिव जी। और सबसे बड़ी बात, मैंने कल दर्शकों से कहा था 48 घंटे का वक्त बाकी है सिर्फ। अभी 24 घंटे होने वाले हैं जब हम इसको अपलोड करेंगे शिव जी। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघ इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और नितिन गडकरी ने वो बयान दे दिया। अब देखिए किस तरह से तेजी से हो रहा है। सबसे पहले मैं दर्शकों के सामने वो रख देता हूं। इस देश की राजनीति में पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं शिव जी, बस 2 लाइन में। जब जब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद से हटाने की बात हुई, जब जब जवाहरलाल नेहरू के मनपसंद व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष का पद नहीं दिया गया, वो कहते हुए नजर आए कि मैं तो थक गया हूं, चला जाता हूं। और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी नतमस्तक हो जाती थी। जब जब आरएसएस अटल बिहारी वाजपेयी पर प्रभाव डालता था कि भैया अब हो गया, अब कमान आडवाणी जी को सौंप दीजिए, अटल जी कहते थे ना टायर्ड ना रिटायर्ड, अब आडवाणी जी के नेतृत्व में काम होगा, पूरा का पूरा भाजपा बनाने पहुंच जाता था। एक दिन किसी बात पर वो नाराज हो गए, संसद भवन से उठे, जसवंत सिंह को कह दिया उन्होंने, जो वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कि मैं जा रहा हूं, घर से मैं अपना इस्तीफा भिजवा दूंगा, देख लेना अपना नेता होता चुन लो। ऐसी हालत ये हो गई कि जसवंत सिंह, प्रमोद महाजन, तमाम नेता उनके प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए मनाने के लिए। एक बीजेपी के दिग्गज नेता ने भी अब कह दिया कि मैं थक गया हूं, संन्यास लेना चाहता हूं। हालांकि उनको मनाने कौन जाएगा ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने मैसेज दे दिया कि अगर मैं थक गया हूं, अगर मैं संन्यास लूंगा, तो मुझसे जो बुजुर्ग है वो कब तक टिके रहेंगे, उनको तो मुझसे ज्यादा थकना चाहिए। और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा दर्शकों से, स्क्रीन पर एक खबर डाल देता हूं मैं, और उस खबर से एक एक करके हम इसकी शुरुआत करेंगे। ये है नागपुर से आने वाले संघ के लाडले नितिन गडकरी, जिनको एक जमाने में संघ प्रधानमंत्री बनाना चाहता था इस देश का। आप ये देख लीजिए, न्यूज 18 की खबर, अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, नागपुर में नितिन गडकरी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल। फिर नवभारत टाइम्स की खबर, नितिन गडकरी राजनीति से लेने जा रहे हैं संन्यास, नागपुर के इवेंट में अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, उनके इस बयान से चर्चा तेज हो गई है। और अब एक और अडानी मीडिया की खबर, वो भी स्क्रीन पर रख देता हूं। एनडीटीवी इंडिया की खबर है, बहुत काम कर लिया, अब नई पीढ़ी को मौका मिले, नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों कहा। और नितिन गडकरी का ये बयान,
ये बयान शिव जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहे संघर्ष को एक तरह से सामने ला रहा है। मैं एनडीटीवी इंडिया की खबर पढ़ देता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, एथेनॉल मंत्री नहीं शिव जी, मैं फिर से दोहरा देता हूं, एथेनॉल मंत्री नहीं है ये। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान के बाद उनके संन्यास की अटकलें शुरू हो गई है। हाल ही में नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा कहा जो संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल की ओर इशारा करता है। गडकरी ने कहा कि वह पिछले 30 सालों से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय है, लेकिन अब और ज्यादा काम नहीं कर सकते। नागपुर में लक्ष्मण राव मनकर ट्रस्ट की ओर से आयोजित एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षण प्रशिक्षण वर्ग में गडकरी ने कहा कि अब वह और ज्यादा काम नहीं कर सकते और नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। गडकरी ने कहा, मैं पिछले 30 सालों से सार्वजनिक जीवन में लगातार काम कर रहा हूं। मैंने कई उतार चढ़ाव देखे और कई पुरस्कार भी पाए हैं, लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। और गडकरी के ये कहने का मतलब है कि अब वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। और समय चक्र कैसे घूमता है शिवजी, ये आपको बता देता हूं। नितिन गडकरी जिस सीट से पहली बार विधायक बने थे, नागपुर के जिस विधानसभा सीट से, वो जो सीट थी पहले देवेंद्र फडणवीस के पिता की थी। आज अब उसका एक तरह से कर्ज उतारने का समय आ गया है। क्या नितिन गडकरी जो जगह खाली करेंगे वो उसी नागपुर की धरती से आने वाले नितिन गडकरी के राजनीतिक गुरु देवेंद्र फडणवीस के पिता के बेटे यानी देवेंद्र फडणवीस के लिए देवेंद्र फडणवीस भरेंगे उस जगह को? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? प्रधानमंत्री से जब उनकी मुलाकात हुई दिल्ली में आनन फानन में, जिसके बाद योगी के संसदीय बोर्ड वाली लिस्ट अटकी, उसके बाद वो जाकर बैक टू बैक स्टाइल में शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। एक के बाद एक वो तमाम काम करते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि समय कम है। और ये चीज क्यों उठ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जितने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं शिव जी, ये संघ की परेशानी आपको दूसरी तरीके से, योगी आदित्यनाथ क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए हैं। नहीं। वो जो मठ है वो हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ है। हेमंता बिस्वा शर्मा क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा मूलतः कांग्रेस के बैकग्राउंड से आते हैं। अमित शाह की राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुई, छात्र राजनीति से शुरू हुई। अब तक संघ ने जो प्रधानमंत्री बनाए, अटल बिहारी वाजपेयी विशुद्ध रूप से संघ के प्रचारक रहे हैं। नरेंद्र मोदी विशुद्ध रूप से संघ के प्रचारक रहे हैं। संघ जो कहना है कि आपने संगठन को बाहरी लोगों से भर दिया, आपने सरकार को बाहरी लोगों से भर दिया, सांसद आपके बाहरी है, विधायक आपके बाहरी है, बाहरी लोगों के बल पर आप सत्ता में बैठे हुए हो, लेकिन कम से कम संसदीय बोर्ड और प्रधानमंत्री का पद, उसमें तो कोई छेड़छाड़ मत करो। वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक को दो। और जब प्रचारक की कैटेगरी में अगर आप टॉप 10 भी उठा लेते हैं, तो उस टॉप 10 की कैटेगरी में सबसे आगे आपको देवेंद्र फडणवीस नजर आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कल बताया था और मैं एक डेढ़ महीने पहले भी मैंने बताया था, देवेंद्र फडणवीस को इतनी जल्दी संघ दिल्ली नहीं लाना चाहता था। वो कहते बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। नितिन गडकरी को लेके आए 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, और उनका क्या हाल हुआ बेचारे का। नितिन गडकरी अध्यक्ष बने, दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संविधान तक बदलवा दिया आरएसएस ने, लेकिन पूर्ति का मामला आ गया, नितिन गडकरी नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री की रेस से पिछड़ गए और ऐसे पिछड़े कि पिछड़ते ही रह गए। नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आ गए, गुजराती लॉबी के हाथ में सत्ता में आ गई। तो वो देवेंद्र फडणवीस को पहले खर्च नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही संघ ने योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड में लाने की बात कही, तो गुजराती लॉबी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को संसदीय बोर्ड में लाने की बात कह दी। और जब ये दोनों मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड में आ जाते, तो भविष्य की राजनीति में ये दोनों ही बड़े दावेदार बन के उभरते, जो संघ को मंजूर नहीं था। तो संघ ने कहा कि फिर देवेंद्र फडणवीस को भी संसदीय बोर्ड में ले आया जाए। गुजराती लॉबी इस बात को समझती थी, तो गुजराती लॉबी ने यह कहा कि जब भाई संसदीय बोर्ड में लाना ही है इनको, तो इनको कहो कि दिल्ली आ जाए। दिल्ली आ जाए मतलब मुख्यमंत्री का पद छोड़कर दिल्ली आ जाए, दिल्ली की राजनीति करे, मंत्री बन जाए, आगे जो करना है वो सोचे। उसमें हालांकि संघ अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, वो मूल भाव की स्थिति चल रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो है वो उसके बाद जब से महाराष्ट्र लौटे हैं शिव जी, मैराथन स्टाइल में काम कर रहे हैं, सारे मुद्दों को सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं कि पता नहीं कब उनको कहा जाए राजभवन चले जाओ और उसके बाद दिल्ली की फ्लाइट पकड़ो, दिल्ली के लुटियन जोन में एक बड़ा सा बंगला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी शिव जी। अब देखते हैं किसका बंगला कहाँ इंतजार कर रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी युग के अवसान का वक्त आ गया है। ये पंचम अध्याय सत्यनारायण स्वामी की कथा की तरह अब अंतिम दौर में है। बस नाव
लाला की किनारे आ चुकी है और आके घर जाके एक दिन सत्यानंद स्वामी का ये व्रत पूरा होते ही इन्हें प्रसाद बांटना है, क्योंकि काफी समय हो गया। कल राहुल गांधी ने एक कोड जारी कर दिया है और उस कोड जारी कर पूछा है कि क्या आप अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं, और अगर उस पर 2-4 करोड़ लोगों ने सहमति जता दी फिर बीजेपी को अमित शाह को भी हटाना पड़ेगा। अमित शाह हटाओ अभियान बड़ी तेजी से इस देश में चल रहा है और अमित शाह के जाते ही मोदी स्वतः इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि मोदी किसी पर अमित शाह के अलावा भरोसा नहीं कर सकते और मोदी पर भी कोई और भरोसा नहीं कर सकता। राजनाथ जी जानते हैं कि मैंने कैसे 12 वर्ष राजनीति में बिताए हैं। गडकरी जानते हैं कि पिछले 12 साल से किस तरीके से मैं हाशिए पर रखा गया, जो आज मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं संन्यास ले लूंगा। सीनियरों में चलें फिर और बचा कौन? निर्मला सीतारमण यस मैन रही प्रधानमंत्री की, पीयूष गोयल यस मैन रहे प्रधानमंत्री के, एस जयशंकर प्रसाद यस मैन रहे, पेट्रोलियम मंत्री एपिस्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी यस मैन रहे, और बाकी विभाग बहुत कम ही रहे। धर्मेंद्र प्रधान यस मैन रहे, शिक्षा विभाग बड़ा विभाग है। संसदीय कार्य मंत्री का भी एक बड़ा विभाग होता है, वो भी यस मैन रहे। वही अकेले लड़ रहे हैं इस समय, कोई मंत्री मोदी के साथ खुल के नहीं आ रहा है। नितिन गडकरी ने नया अपना बयान दे दिया कि अब मैं थक गया हूं, और जब नितिन गडकरी मोदी से छोटे हैं और वो थक गए तो फिर मोदी कैसे एनर्जिक हैं, कैसे 24 आवर काम कर रहे हैं। मीडिया की छीजा लेदर जो कल सर्जियो गौर ने कर दी है, उससे मीडिया वापसी कैसे करेगी मुझे नहीं मालूम। अब तक हम कहते थे, संतोष जी कहते थे तो उनको ये लगता था कि हम तो विरोधी खेमे के हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन कल माय डियर फ्रेंड के दूत ने जिस तरीके से मोदी और मोदी की मीडिया की धज्जियां उड़ा दी, वो साबित करता है कि मीडिया अपना रोल सही नहीं निभा रहा है। इसका मतलब विश्व में कितनी पोजीशन खराब इस भारतीय मोदी मीडिया की है, कितनी पोजीशन खराब है, अब इन्हें खुद समझ जाना चाहिए। जो शाम को ये अपना सब तमाशबीन की तरह अपना अपना सिस्टम सजा कर बैठते हैं, अपना अपना जमूड़ा लेके बैठते हैं, ये बंद कर दो। अब और छीजा लेकर जाते हो, करो ना चर्चा आज नितिन गडकरी के इस बयान की, कराओ शाम को डिबेट इस पर कि जब नितिन गडकरी इस्तीफा देने को तैयार है तो 75 साल पार कर चुके, 76 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 17 सितंबर को। मोदी कब इस्तीफा देंगे? होने दो आज इसी पर डिबेट। इस बार बड़ा दिलचस्प है शिव जी, इस बार बड़ा दिलचस्प है। मैंने क्यों कहा कि चीजें कैसे बदल रही हैं। 9-10 सितंबर को अगर ये 17 दिन का दौरा है तो मोहन भागवत वापस इंडिया लौटेंगे, आएंगे तब वो 77वीं वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, उनका उसके बाद 10 देखिए सितंबर को जन्मदिन हो जाएगा। बिल्कुल, और 11-12 सितंबर, अगर मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा तो 11-12 या 12-13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स का सम्मेलन है। ब्रिक्स के उस शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आना है, जिनसे विदेश मंत्री जयशंकर साहब मिलने गए थे, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आना है, जिससे जहां चीन की यात्रा पर अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कल मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया है, लोग चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। जब जब मैं क्यों कह रहा हूं कि मोदी के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही है, उससे कुछ दिन पहले 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली मार्च है, इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। और बहुत कम दर्शकों को पता होगा, मैं बता देता हूं, दिल्ली पुलिस का जो नया हेडक्वार्टर है, पुराना वाला तो आईटीओ पे था शिव जी, नया हेडक्वार्टर जो है उसका एक बड़ा दरवाजा अशोका रोड की तरफ खुलता है, चुनाव आयोग के दफ्तर के बिल्कुल सामने, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के बिल्कुल सामने। ज्ञानेश कुमार लखनऊ गए हुए जैन जी के साथ संवाद कर रहे हैं। वो भीड़ पुलिस हेडक्वार्टर की बजाय अगर चुनाव आयोग घुस गई तो क्या होगा? हालांकि मैं कहूंगा कि मत घुसना भाई, ऐसा मत करना, हर संवैधानिक संस्था की अपनी गरिमा होती है। लेकिन 5 को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च है कॉकरोच जनता पार्टी का। 11-12 को ब्रिक्स सम्मेलन है, और जो मैंने आर्टिकल लिखा उसमें मैंने बताया कि जब भी भारत का कोई बड़ा नेता चीन की यात्रा पर जाता है, या जब भी कोई चीन का बड़ा नेता भारत की यात्रा पर आता है, या जब भी भारत और चीन के कोई बड़े नेता किसी भी वैश्विक मंच पर मिलने वाले होते हैं, तो चीन की सेना भारत में घुसती है। कभी डोकलाम होता है, कभी वो 16-17 किलोमीटर अंदर घुस के बाकायदा कैंप बना लेती है, कभी वो 19 किलोमीटर अंदर घुस के सड़क बनाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार चीन की सेना अपनी खुराफत तो करेगी, मैं जानता हूं,
हालांकि मैंने आर्टिकल लिखा है, जहां तक पहुंचना था वहां पहुंचा भी है। मैंने तो सिर्फ इतनी अपील की है भैया कि चीन के राष्ट्रपति को बुला तो रहे हो, लेकिन चीन के राष्ट्रपति को बुलाने से पहले सीमा पर क्या कर दो। मैंने कहा क्या कर दो, वो डीजल वाली बिजली की सप्लाई बंद करो, ऐसे टावर लगाओ जिससे 24 घंटे निर्बाध रूप से जो जितने भी हमारी चेक पोस्ट है बॉर्डर पर, वहां पर बिजली की आपूर्ति आपूर्ति हो, कम्युनिकेशन बेहतर हो, सड़क बेहतर हो, हाँ, सैन्य साजो सामान हथियार जरूर दो उनको। और चूंकि एक समझौता हो रखा है भारत और चीन में कि गोली नहीं चलाएंगे, तो भैया फिर दूसरे हथियार दे दो ना, जिसका इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने किया था जंतर मंतर पर युवाओं के खिलाफ। बड़ी बड़ी लाठियां दे दो कील लगा के, पहले भी हो चुका है इस तरह की लड़ाई। तैयारी रखो, क्योंकि इस बार अगर चीन की सेना ने घुसपैठ की तो मोदी का चेहरा काला हो जाएगा। इस बार जनजी उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उसके बाद 17 सितंबर को आ जाएगा जन्मदिन साहब का। आपने कहा 76 क्रॉस हो जाएगा। और उसके बाद 7 अक्टूबर को जो है उनके 25 साल पूरे हो जाएंगे। और इस बीच जैसा कि मैंने कहा शिव जी कि देवेंद्र फडणवीस क्या करते जा रहे हैं, वो भी जरा बता देता हूं कि देवेंद्र फडणवीस अब किस तरह से तेजी से काम करते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी जो समस्या चल रही थी, जो महायुति गठबंधन में, यानी बीजेपी में, एकनाथ शिंदे की पार्टी में और सुनेत्रा पवार की पार्टी में, वो निगमों में बंटवारे का विवाद था। देर रात तक बैठक की देवेंद्र फडणवीस ने, उस विवाद को सुलझा दिया। लगातार वो बातें कर रहे हैं। महिलाओं को जो पैसा देने वाला था, वो जो उसमें दिक्कत हो रही थी फंड की, तो दूसरे मुद्दे से फंड डाइवर्ट करके उसमें वो कोशिश कर रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन की बात कही जा रही है मनोज जरांगे द्वारा, उसको लेकर भी उन्होंने अपने मंत्रियों को लगाया है, वो भी बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि जब महाराष्ट्र से वो दिल्ली की तरफ आए तो महाराष्ट्र का हर राजनीतिक दल कम से कम उनका स्वागत करे, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। तो ये देवेंद्र फडणवीस इस तरह की तैयारी करे। लेकिन मैं फिर एक बात बता रहा हूं आपको, गुजराती लॉबी मामला कहां फंसाएगी पता है शिव जी? देवेंद्र जी। फडणवीस नहीं तो कौन। वो क्यों कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड का मेंबर क्यों बना रहे हो, मंत्री बना के दिल्ली ले आओ, मंत्री बना के दिल्ली ले आओ। एक पंथ दो काज हो जाएंगे उनके। योगी आदित्यनाथ को मंत्री बनाकर दिल्ली लाएंगे तो राजनाथ सिंह से छुटकारा मिल जाएगा, और देवेंद्र फडणवीस को मंत्री बनाकर दिल्ली लाएंगे तो नितिन गडकरी से छुटकारा मिल जाएगा। ये गुजराती लॉबी को लगता है कि इन दोनों को टिकने में थोड़ा सा समय लगेगा, और तब तक वो अपना खेल जो है वो कर लेंगे, क्योंकि मीडिया तो अभी भी उनके कंट्रोल में है। हालांकि दोनों बहुत ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की क्वालिटी नहीं पता है बहुत लोगों को, जो योगी आदित्यनाथ जहां पिछड़ जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन पाए थे 2009 के लोकसभा चुनाव में शिवराज? एक तो हुआ क्या था कि उससे पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, वो बोरे में नोट भर के कहीं से आए थे और वो गायब हो गए थे बीजेपी के मुख्यालय से, 11 अशोका रोड से। और बाद में कहने वाले कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी के पास फंड की कमी हो गई। और फंड की कमी कब हुई थी? जब गुजरात जैसे राज्य में उनका मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी, तब फंड की कमी हो गई थी। और मोदी ने फंड का रास्ता ऐसा खोल दिया था, खजाने का मुंह। अब किससे खुलवाया था वो तमाम लोग जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस। संघ के प्रचारक है, नागपुर की धरती से आते हैं, संघ के लाडले हैं, बीजेपी के अच्छे नेता हैं, मराठी अच्छी बोलते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, विदेश भी जा चुके हैं, स्विट्जरलैंड भी जा चुके हैं, दावोस की बैठक में भी शामिल हो चुके हैं, बॉलीवुड से भी अच्छा कनेक्शन है। और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई से आते हैं, जो भारत की बिजनेस वाणिज्यिक राजधानी है। और चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो अग्रवाल हो, तमाम उद्योगपतियों से उनके अच्छे संबंध है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पिछड़ जाते हैं। हालांकि योगी विदेश यात्रा पर गए थे, अभी जापान के साथ एक डेलीगेशन के साथ उन्होंने बातचीत भी की है। तो ये लड़ाई तो आगे होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि देवेंद्र फडणवीस जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे या योगी आदित्यनाथ ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। संघ ने एक तरह से अपना चेहरा चुन लिया है कि खाटी 100% खाटी प्रचारक और संघी चाहिए हमें। लेकिन आगे राजनीति कैसे बदलेगी, किस तरह से बदलेगी, इसका अंदाजा नहीं है। गुजराती लॉबी का भी तो पलटवार होना है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं अगले कुछ घंटे। चलिए फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे और दर्शकों से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं इस देश का नया प्रधानमंत्री कौन। हमें नाम जरूर सुझाएं, जो नाम आप सुझाएंगे उस पर हम चर्चा भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे। फिलहाल संतोष जी इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी बस एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारा क्या हाल। कल किसी ने लिखा कि सोरोस ने कितने पैसे दिए। अरे सोरोस ने पैसे दिए होते तो बड़ा सा स्टूडियो बना के लगते महाराज, 4-4, 10-10, 15-15 रिपोर्टर रखते। और दूसरी बात है कि ना संतोष पाठक को कोई मंत्री बनाने जा रहा है, ना शिव कुमार मिश्रा को कोई मंत्री बनाने जा रहा है। लेकिन वो राजनीति के जो दांव पेच है, हमारा मकसद आपके सामने सिर्फ खबर लाना है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया कंफ्यूजन फैला रहा है, बड़े बड़े पत्रकार
वो सब प्लांटेड खबरें आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उस समय हम अपने कम संसाधनों से आपके सामने सही तथ्यों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, लोगों तक फॉरवर्ड करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेंबर की तरह ज्वाइन करना या ना करना, ये सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। शिव कुमार मिश्रा जी और हम दोनों का दायित्व तो सिर्फ इतना है कि पत्रकारिता का धर्म निभाते रहे। नमस्कार। धन्यवाद।